तो हे हेलो वेलकम व्हाट्सअप। तो कैसे यार, कल तुम्हारा फॉर्म आ गया है तो थोड़ा सा पैनिक हो जाओगे एज यूजुअल है यार। तो पैनिक होने की जगह अगर तुम पढ़ाई पे फोकस करोगे तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। मैंने अनाउंस किया था फिजिक्स की श्योर शॉर्ट सीरीज को लेके। भैया इसका नाम श्योर शॉर्ट क्यों रखा? श्योर शॉर्ट ये है यार क्योंकि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। जैसे कि जो यूनिट डायमेंशन है, यहाँ से एरर, डायमेंशन, यूनिट और वर्नियर कैलिपर्स जिसकी ट्रिक और हमने करा ही लिया है क्लास में, और स्क्रू गेज, इसका हम अलग से एक सेपरेट पार्ट ले लेंगे। जो एरर है यार, एरर में एरर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर वाले क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है और ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आते हैं और सबसे ज़्यादा आते हैं। अगला डायमेंशन। डायमेंशन से दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो डायरेक्ट डायमेंशन पूछी जाए या फिर कन्वर्जन टाइप ऑफ डायमेंशन तुमसे पूछी जाए, तो कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है। ओके। और वर्नियर कैलिपर तो तुम्हें पता ही है कि 4-5 क्वेश्चन आए हैं और एक अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक से थ्रू मैंने करा दिया है और वो इजली हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन का जो टारगेट है सीरीज का, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इस सीरीज में करेंगे क्या कि नीट, जेई, एम्स, इसमें जितने भी आजकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर कर लेंगे। साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो भी क्वेश्चन है थ्योरेटिकल वो कर लेंगे। साथ में हम 25 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबल है, उन्हें इजीली कैसे किया जा सकता है उसको करेंगे। साथ में लास्ट हमारा एनसीईआरटी पॉइंट्स टू पॉन्डर कर लेंगे, एनसीईआरटी पॉइंट्स टू पॉन्डर कर लेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एरर। एरर यार होता क्या है, बेसिकली तुमने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन मैंने क्या किया है इसे थोड़ा सा कन्वर्ट किया है। तो अगर मेरे टर्म में एरर की बात कर दी जाए तो जो एरर होता है, एरर एक गलती है। और किसी भी काम में अगर तुम कोई गलती कर देते हो, कोई भूल कर देते हो, तो उसे हम एरर कहते हैं। और एक बात याद रखो यार, अगर तुम्हारी जो गलतियां होती हैं, तुम्हारी क्या, तुमने कोई गलती की फिर तुमने कोई अच्छा काम कर दिया, तो क्या तुम्हारी गलतियों को कोई कम कर देता है? नहीं, पड़ोसी यार उसे बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, टॉन्ट मारना कह लो। तो अब जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी बेसिस पे क्या है यार, जो एरर है हमारी, जो हमारी एरर है, एरर कितने टाइम में हमने डिवाइड कर दिया, ट्रू वैल्यू, ऑब्सोल्यूट एरर, मीन ऑब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और साथ में परसेंटेज एरर। ये एरर का डिवीजन नहीं है, एरर का डिवीजन नहीं है। यहाँ पे हम इजीली कैसे कर सकते हैं हमने वो ध्यान दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे अब ट्रू वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लो कोई यूनिट है, जैसे उसका मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ, मेजरमेंट करता हूँ A1, A2, A3, A4, कुछ भी डैश 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 मेजरमेंट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं सबका एवरेज लूँगा। सबका एवरेज कैसे लूँगा यार, सबका एवरेज लूँगा तो हमारा हो जाएगा ये ए बार इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस AN डिवाइडेड बाई एन। तो या इसे एवरेज करके हम आराम से कर लेंगे। ओके, तो दैट्स सो इजी। इसके बाद क्या जाता है, इसके बाद अपन कहा जाता है आगे है। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर एक्चुअली कुछ नहीं है यार, जैसे कि होता है ना, एब्सोल्यूट बातें क्या है। तो अब हम किसी बात को किसी को बताते तो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो सच्चाई माइनस भावनाएं, सच्चाई माइनस भावनाएं ही है तुम्हारी एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला हो जाएगा तुम्हारा ए आई इक्वल टू, ए आई जो हमारा है, ओके, ए आई इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर माइनस भावनाएं, सच्चाई मतलब ऑब्जर्व वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू माइनस का ऑब्जर्व वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस का ऑब्जर्व वैल्यू। ओके, तो दैट्स सो इजी। आगे जाते हैं। अब मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन का मतलब क्या होता है यार? मीन का ही मतलब होता है, जो तुम्हारे पास मीन लिखा है, अगर कहीं पे मीन लिखा है तो मीन का मतलब सीधा हो गया एवरेज, एवरेज। तो हमने सारा डेल्टा ए डेल्टा वी ऐसे करके इसका एवरेज ले लिया। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं, रिलेटिव एरर और दूसरा परसेंटेज एरर। एक रिलेटिव एरर और दूसरा परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर क्या हो गया, रिलेटिव सीधा एवरेज अपान में, मतलब कि मीन एब्सोल्यूट एरर अपान में मीन वैल्यू। और परसेंटेज एरर अगर रिलेटिव में ही 100 की हम मल्टीप्लाई करते, 100 का मल्टीप्लाई करते तो परसेंटेज हो जाएगा। इतना समझ में आया नहीं आया? ओके। अब अभी तक तुमने जो भी देखा, यहाँ पे 3-4 बातें ध्यान देने योग्य हैं जो कि हो सकता है इस साल क्वेश्चन आ जाए, आज तक नहीं आया तो। क्या बात भैया ध्यान देने योग्य है यार? एक चीज़ तुम देखो, जो तुम्हारे पास चाहे मीन एब्सोल्यूट एरर हो चाहे एब्सोल्यूट एरर हो, यहाँ पे डायमेंशन होगी, यहाँ पे डायमेंशन जो है तुम्हारे पास होगी। और जो तुम्हारा रिलेटिव
जो तुम्हारा रिलेटिव और परसेंटेज एरर है, रिलेटिव और परसेंटेज एरर है, इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हम एवरेज ले रहे हैं, यहाँ पे हम एवरेज ले रहे हैं, और जब भी एवरेज ले रहे हैं तो यहाँ पे डायमेंशन नहीं होती है। ओके, अब अभी रिसेंटली तुम्हारा लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है टाइप्स ऑफ एरर। यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ एरर नहीं पूछा था, थोड़ा सा आगे आके क्वेश्चन पूछा था, हम उसे बताएंगे। ओके, तो टाइप्स ऑफ एरर दो होती है यार। देखो, एक सिस्टमेटिक एरर हो जाती है तुम्हारी, एक सिस्टमेटिक एरर हो जाएगी, और दूसरी रैंडम एरर हो जाएगी। जो रैंडम एरर है वो गलती से हो जाती है, इधर उधर भूल चूक से हो जाती है, और जो सिस्टमेटिक एरर है वो सिस्टम की एरर की वजह से होती है। तो सिस्टमेटिक एरर में हमने दो चीज़ें रखी है, एक इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, और दूसरा पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल मतलब इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, तुम सब्जी लेने जा रहे हो, तराजू वाले का बटखरा ही खराब है, वाट खराब है, जो भी तुम बोलते हो, अब वहाँ से एरर हो जा रही है, तो ये हो गई सिस्टमेटिक एरर में आएगी। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होती है तीन टाइप की हो सकती है, जो कि इम्प्रॉपर डिजाइनिंग या फिर कैलिब्रेशन हो सकती है। अगला लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से हो सकती है, और जीरो एरर। तीन वजह से अब तुमसे बोल देगा, नेट में सवाल आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमेटिक एरर। तो अब इसमें से जो जो ऑप्शन रहेगा तुम आसानी से कर लोगे। अब इसके बाद जैसे पर्सनल एरर, तो एरर ड्यू टू केयरलेसनेस। अब अगर तुम केयरलेस हो यार तो तुम एरर कर ही दोगे, तो वो आ जाएगी मतलब पर्सनल एरर में। तो पर्सनल और इंस्ट्रूमेंटल जो हो जाएगी सिस्टमेटिक एरर, और जो रैंडम एरर हो जाएगी। अब देखो, अब यहाँ से नीट में सवाल आया है, और तो रैंडम एरर से क्या सवाल आया, रैंडम एरर के बारे में पहले थ्योरी पढ़ो कि रैंडम एरर होता क्या है। दीज एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाई टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यार कोई नौसिखिया बंदा है, एक बार ऑब्जर्व करेगा रैंडम एरर करेगा, 10 बार करेगा तो रैंडम एरर की चांसेस जो है थोड़ा सा कम हो जाएंगे। तो अब ऐसे स्टेटमेंट आएगा तुम्हारे नीट में, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज्ड बाई n टाइम देन रैंडम एरर डिक्रीज्ड बाई n टाइम। भैया इसका कुछ सवाल करा देते तो मज़ा आ जाता यार। तो ठीक है यार, सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या है तुम्हारे पास, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है, इफ द एक सेकेंड, हाँ, इफ द रैंडम एरर इन अर्थमेटिक, अगर 50 ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो रैंडम एरर अल्फा है। अगर 50 ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो रैंडम एरर है अल्फा। अब अगर हम बोले थे कि ऑब्जर्वेशन बढ़ गई, ऑब्जर्वेशन कितने टाइम होगी यार, 150 टाइम में होगी, मतलब 3 बार हो रही है, तो 3, तो अब एरर क्या हो जाएगी, क्या 3 अल्फा होगी? नहीं भाई, भैया ने बोला था कि ऑब्जर्वेशन बढ़ाने से रैंडम एरर घटती है, तो अल्फा बाई 3। अब सवाल दे देगा तुम्हें ऐसे कि इतना करने पर इतना हो रही है, तो बताओ इतनी बार करेगा तो कितना होगा, भाई डिवाइड कर देना। ओके, यहाँ से इजीली क्वेश्चन बनते हैं, कर लोगे तुम। आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है एरर इन कंप्यूटेड क्वांटिटी। अब जैसे तुम जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हो, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो अब देख लेते हैं क्या है सीन। तो अब जैसे देखो, इफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई देन एब्सोल्यूट एरर इन एक्स एंड वाई। कुछ नहीं है, फिक्शनल बातें हैं कि कोई एक्स मेजर कर रहे हो वहाँ पर रैंडम एरर डेल्टा एक्स आ रही है, कोई वाई मेजर कर रहे हो वहाँ पर रैंडम एरर डेल्टा वाई आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ गई, सिंपल सी एक चीज़ आ गई। एक चीज़ क्या आई है भाई तुम्हारे पास, ओके। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। तो अब यहाँ पे ये है प्लस और माइनस का सीन। तो अपन ने क्या देखा कि अब z इक्वल टू, अगर कोई यूनिट है z इक्वल टू एक्स माइनस वाई है, तो अब जो हमारा एरर का फार्मूला बनेगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। अब ये एक सब्सट्रैक्शन था, एडिशन में भी सेम फार्मूला आ रहा है। यहाँ पे एक बात फोकस करने योग्य है, मैंने जो बोला था कि तुम्हारी गलतियों को कोई कभी जोड़ेगा नहीं, तुम्हारी गलतियों को सॉरी कोई कभी घटाएगा नहीं, गलतियाँ हमेशा जोड़ी जाएंगी। तो चाहे सब्सट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, तुम्हारा फार्मूला वही बन जाएगा। तो भैया ऐसे तो फिर मल्टीप्लिकेशन वगैरह का भी हो जाएगा। हाँ भाई, तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन हो और चाहे डिवीजन हो, सबका जो तुम्हारा फार्मूला है सेम हो जाएगा। अब देखो, अब z इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, अब देन डेल्टा डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स अपान में डेल्टा वाई बाई वाई। ऐसे ही इसका भी हो जाएगा डिवीजन का। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से करते जाना, ध्यान देते जाना, आराम से हो जाएगा। अब फार्मूला
एक्चुअली रिवाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन रहे हैं इसके फार्मूले से, इसके यूनिट से बन रहा है, डायमेंशन से बन रहे हैं, तो थोड़ा सा फार्मूला तो अपन को हर चैप्टर में रिवाइज करना ही पड़ेगा, जिससे चीज़ें आसान हो जाए। और जितनी बार सुनोगे उतनी बार अच्छे से रिवाइज होगा और उतना ही तुम्हें याद होगा। अब सपोज दैट यार कोई क्वांटिटी है z इक्वल टू एक्स की पावर n। अब यहाँ से सवाल आ चुका है, बहुत आता है, तो अब देखते हैं। अब डेल्टा z इक्वल टू जेड ऐसे अगर लिखा जा रहा है तो कुछ नहीं करना है यार, तुम्हारे पास जो भी फार्मूला बन रहा है उसी में इरर n को आगे कर दो, यही तुम्हारा इरर हो जाएगा। जो तुम्हारा फार्मूला है n को आगे कर दो, यही तुम्हारा इरर हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन आया था, नीट 2014 में आया था, तो अब आते ही रहते हैं, तो क्या ही लिखे यार। अब यार बहुत टीचर क्या करते हैं कि अब इसको पहले क्या करते हैं, इसको तुम्हारा कन्वर्ट कराते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स करो, ए करो, आगे करो, पीछे करो, ऐसे इसमें बहुत टाइम खर्चा हो जाना है। तो सीधा याद रखो जो मैंने यहाँ पे बोला कि सीधा पावर को आगे कर दो। अब अगर एक्स में इरर ए थी तो ए डेल्टा एक्स बाई एक्स, बी में ये थी तो बी डेल्टा वाई बाई वाई, सी डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो समझ आई बात कि नहीं आई? हो सकता है तुम्हें आता हो, लेकिन थोड़ा सा ऐसी चीज़ तो होगी यार, तुम भी तो ऐसे नहीं हो कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो थोड़ा सा मेहनत करते रहोगे, सब कुछ हो जाएगा। अभी सिर्फ पेशेंस रखने का वक्त है और मेहनत करने का वक्त है। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, लिखा डोंट वेस्ट टाइम, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, ठीक ना। अब आगे, अब यहाँ पे जो मैंने अभी स्टेटमेंट पहले बोला था कि जो एब्सोल्यूट एरर होती है उसकी सेम यूनिट होती है और सेम डायमेंशन होती है, बट जो फ्रैक्शनल एरर होती है जैसे रिलेटिव एरर हो गई और परसेंटेज एरर हो गई, इसके पास ना ही कोई यूनिट होती है ना ही कोई डायमेंशन होती है। अब थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो अब हो सकता है तुम कर लो हाई लेवल, मतलब ये मत समझ लेना। तो अब अगर डेल्टा एक्स वाई अपान में एक्स प्लस वाई लिखा है तो इसकी एरर निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ऐसे, एक्स वाई मल्टीप्लाइड में एक्स प्लस वाई की पावर -1, इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया। अब एक्स वाई का तुम्हें पहले आता है तो डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई प्लस का डेल्टा एक्स प्लस एक्स अपान में एक्स प्लस वाई। तो ऐसे करके थोड़ा सा अच्छे से ये फार्मूला ध्यान दे देना, थोड़ा सा ऊपर है लेवल का, तो हो सकता है तुमने पढ़ा भी ना हो। तो अब यहाँ से इधर के फार्मूले खत्म होते हैं, अभी सवाल करेंगे तो इजली समझ में आ जाएगा। ओके, अब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अभी हम बात कर रहे थे कि थ्योरेटिकल कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, तो वही चल रहा है। तो अब एक्चुअली ये तुम्हें सही से याद कर लेना है। जैसे ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ ही चुका है, तो मैंने यहाँ पे ये भी आ चुका है, कई बार आ चुका है, तो मैंने यहाँ पे वही चीज़ें समराइज की है जो जो तुम्हारे एग्जाम में आ चुकी है और बार बार आएगी, पूछी जाएगी। तो जैसे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के पास कोई भी यूनिट नहीं होती है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के पास कोई भी यूनिट नहीं होती। तो अभी ये वाला क्वेश्चन शायद 22 या 23 में आया था, तो अब इसके आगे मैं नीट लिखूँ तो यार फर्जी का टाइम वेस्ट है। ओके, अब अगला क्या है, रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटेंस सी, इंडक्टेंस एल, एल आर सी को जोड़ो। तो अब यहाँ पे 3 फार्मूले बन रहे हैं जो कि टाइम के हैं, इनके पास डायमेंशन ऑफ टाइम है। अब ये नीट में, जेईई मेंस में, एम्स में बहुत 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 ज़्यादा बार क्वेश्चन आए हैं, तो ठीक है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, अपन को ऐसे याद करते जाना है। तो मैंने किया था ऐसे ऐसे याद कर लिया था, थोड़ा सा मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। तो जैसे L बाई आर इक्वल टू टी, L बाई आर इक्वल टू टी, तो मैंने ऐसे याद कर दिया था, लो आरती, लो आरती, तो लो इक्वल टू आरती, एल इक्वल टू आर टी, और टाउ बराबर आर सी तुम पढ़ते ही रहते हो, तो अंडर रूट एल सी थोड़ा सा याद कर लेना, अंडर रूट एल सी थोड़ा सा याद कर। या फिर थोड़ा सा और भी करना चाहते हो तो तुम चाहते हो कि जब तुम नीट का पेपर देने जाते हो तो वहाँ पे तुम चाहते हो तुरंत पेपर दे दो, लेकिन पेपर में हमेशा सील लगा रहता है, तुम्हारा टाइम वहाँ पे वेस्ट हो जाता है। तो अंडर रूट सी एल करके ऐसे याद कर लो, सील याद कर लो, लो आरती याद कर लो, ये सब टाइम वाला बात है, तो ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हो। अगला क्या हो जाता है, तो तुम्हारा इसके जस्ट आगे आ जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट को हम मतलब इसे इस यहाँ से वेलोसिटी भी होता है, वेलोसिटी के लिए E/v भी लिख सकते हैं, इसके पास वेलोसिटी कह दो स्पीड की, तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन हो जाए। तो अब ऐसे इसके आगे क्या हो जाएगा, अब चौथा पॉइंट क्या है ध्यान देना, डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अभी ये नीट 2022 में आया था, थोड़ा सा बदल गया था, शायद 2021 में आया था। डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर पर म्यू नॉट, हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये सब तुम्हारी एनर्जी बाई वॉल्यूम की यूनिट है, एनर्जी बाई वॉल्यूम की है।
तो अब यहाँ से डायमेंशन ये हो जाएगी, तो अब हो सकता है तुमसे डायमेंशन पूछा जाए या यूनिट पूछा जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है। सेम अब यहाँ पे डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में कर दो तो इसे रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब ये आप एक चीज़ देखना है कि अब अगर तुम म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की अलग अलग डायमेंशन निकाल के इसे ऐसे अपॉन में करके करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाने वाला है। तो 6-7 पॉइंट है, इसे याद कर लेना, बहुत ज़्यादा ईजी होगा और अच्छा होगा। ऐसे अब अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये किसकी डायमेंशन है, अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ये किसकी डायमेंशन है। ये सब चीज़ें तुम्हें अच्छे से याद होगी और याद होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला क्या है, डायमेंशन ऑफ सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये मास की है, इसको मत याद, इसे मत याद करो, ये उतना ज़रूरी नहीं है, तो इसे छोड़ दो। ओके, अगला अब एफ बराबर क्यू वी बी, तो तुम्हें फार्मूला याद हो जाता है, तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ऊपर के 5 पॉइंट याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आ गया तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। अब जैसे कुछ डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं जिनके पास डायमेंशन होती है, तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाल भी सकते हो, याद भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जब तुम डायमेंशन निकालने जाते हो, कांस्टेंट निकालने जाते हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए मैंने इजिएस्ट भी याद किया था, जैसे प्लांक कांस्टेंट निकालना है तो ई बराबर एच न्यू से लगाओ, तो एनर्जी की डायमेंशन पता है, तो एच इक्वल टू ई बाई न्यू करके इजली करा सकते हो। ऐसे ही आर गैस कांस्टेंट है, जब तुम इसकी खुद से निकालने जाते हो बहुत दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पे पी वी इक्वल टू एन आर टी से निकाल सकते हो। बोल्टमैन कांस्टेंट की पी वी इक्वल टू एन के टी से निकालो, इजली हो जाएगा। और विस्कोसिटी की एफ इक्वल टू 6 पाई आर ईटा वी से निकालो, यहाँ से इजली हो जाएगा। तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम स्टार्टिंग वाले बंदे हो तो या तो इसे याद कर लो या तो थोड़ी सी मेहनत करो। ऐसा नहीं है कि हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, क्योंकि यार मतलब है तो या तो तुम याद करो या तो तुम करो, क्योंकि अल्टीमेट तो करना ही करना पड़ेगा। अब जैसे सम स्पेशल क्वेश्चन में क्या रखा है मैंने कि जो तुम्हारे डायमेंशन लेस कांस्टेंट हैं कौन कौन से हैं, रेनॉल्ड नंबर हो गया, मैच नंबर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गई, रिलेटिव परमेबिलिटी हो गई, रिलेटिव मतलब परमिटिविटी हो गई, तो इन ये सब डायमेंशन लेस होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये रिलेटिव परमिटिविटी लिखा है और रिलेटिव परमेबिलिटी लिखा है, तो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है ना। रिलेटिव लिखा है, रिलेटिव मतलब जहाँ भी रिलेटिव आ जाए वो मेनली डायमेंशन लेस ही रहेगा, क्योंकि क्योंकि हम यहाँ पे किसी से कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर करेंगे तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। जैसे मैथमेटिकल टूल हैं साइन कॉस टेन लॉग एक्स ई एक्स, ये सब डायमेंशन लेस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है, तो जैसे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स और प्लॉन्क कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन सेम है, इससे तो कम से कम 5 से 10 बार क्वेश्चन पूछा गया, नीट से ही सबको मिला दूँ तो ये 5 6 7 8 पॉइंट है, इन्हें थोड़ा सा याद कर लेना। ओके, अब यहाँ पे भी सेम चीज़ मैंने रखी है कि जैसे इसकी डायमेंशन ये है तो ट्रस्ट फोर्स वेट एनर्जी ग्रेडियंट सबकी डायमेंशन हो जाएगी, तो ये पीडीएफ तुम्हारे पास जाएगी ही जाएगी, तो इसे याद कर लेना। अब जैसे वहाँ पे मैंने टाइम के लिए आर टी एल के रिस्पेक्ट में बनाया था, ये वाला बताया था, तो एक ऐसे ही फार्मूला था अंडर रूट आर बाई जी अंडर रूट एम बाई के अंडर रूट एल बाई जी, जैसे तुमने पढ़ा होगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ऐसे करके तुमने पढ़ा होगा ना। तो यहाँ से भी ये याद करना ही पड़ेगा तुम्हें, इसे समझो या याद करो, समझोगे भी तो बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में वहाँ पे, और याद रहेगा तो इजली कर लोगे, ठीक है। जैसे थर्मल कैपेसिटी, गैस कांस्टेंट, बोल्टेजमैन कांस्टेंट, एंट्रोपी, इन सब की डायमेंशन क्या है, टी की पावर -2 के की पावर -1, ऐसे याद कर लो। के टी से याद कर लो, के टी -1 -2 के टी -1 -2, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। तो ये भी यहाँ पे वही तुम्हारा एनर्जी वाला हो जाएगा। तो अब इसके बाद अगला अपन कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर पे रिसेंटली क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं, तो देख लेते हैं। पहली बात, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, पहली बात। उसके बाद अ जीरो बिकम सिग्निफिकेंट, अगर दो नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो आ जाता है, जैसे 3 और 4 के बीच में एक जीरो आ गया, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे दो मजबूत इंसान के बीच में एक कमजोराहट भी आ जाता है तो वो भी अपने आप को स्ट्रांग समझता है। ओके, लीडिंग जीरो आर द जीरो प्लेस्ड टू द लेफ्ट नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। अब जैसे देखो, पॉइंट
यार फार्मूला मत देखो, लाइन से तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कभी, सिर्फ एग्जाम्पल से देखो। जैसे 0.0543, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि दशमलव के पहले, पॉइंट के पहले जितने भी जीरो हैं सब मतलब नॉन सिग्निफिकेंट हैं। यहाँ पे 6 के पहले जितने भी जीरो हैं सारे नॉन सिग्निफिकेंट हैं, इंक्लूडिंग पॉइंट के पहले वाला। अब अगर पॉइंट के बाद जीरो है, पॉइंट के बाद जीरो है, तो वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा, वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो एग्जाम्पल से ही याद होगा, बार बार देखने से ही याद होगा। ओके, तो अब क्या है, जैसे यहाँ पे ये है, इसके पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4.330 यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस एग्जाम्पल को देखते जाओगे तो याद होता जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर के बाद एक और वर्ड आता है राउंडिंग ऑफ। आज तक इस पर सवाल नहीं आया है, मे भी इस साल आ जाए। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जब कोई वैल्यू होती है, लास्ट वैल्यू को हम हटा के रखते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल से देखेंगे। इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड लेस देन 5, अगर 5 से पहले है तो उसको गायब कर दो, उसके गायब कर दो। जैसे 7.82 लिखा है तो 2.5 से पहले है तो सीधा 7.8। 3.94 लिखा है तो सीधा 3.9। अगला, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, अगर 5 से बाद की बात है तो बढ़ा दो, 1 से बढ़ा दो। जैसे 6.87 लिखा है तो आई कैन राइट इट 6.9। 12.78 लिखा है तो 12.8। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा, भैया 5 से पहले की बता दिए, 5 की बाद की बता दिए, अगर 5 ही आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो देखो, अगर 5 ही आ जाता है, 5 के बाद इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड फॉलोड बाई 5, और 5 के बाद कोई और वैल्यू है, 5 के बाद कोई और वैल्यू है, तो तुम इसे बढ़ा दो। 16.35 तो 16.4 हो गया, 6.758 तो 6.8 हो गया। पहली बात। अगले यहाँ पे 3 रूल है, तो ध्यान देना। इफ अगर 5 के बाद कोई वैल्यू है और अगर जीरो है, 5 के बाद ख़त्म हो जा रहा है या फिर जीरो है, तो तुम्हें क्या करना है? जैसे 3.5 को जीरो लिखा है तो यहाँ पे 3.2 ही रह गया। 12.650 है तो 12.6 ही रह गया। लेकिन अगर यही नंबर ऑड है, तो जैसे यहाँ पे 7 है तो 8 हो गया, यहाँ पे 2 था तो 2 ही रह गया, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 2 हो गया। अब आई थिंक सो थोड़ा समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को बैक करके थोड़ा सा देख लो, अगर समझ नहीं आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख देता हूँ 16.350, अब यार अच्छा, भैया ने बताया था अगर 5 लिखा है, अगर भाई 5 से कम है तो गायब कर दो, 5 के बाद है तो सीधा बढ़ा दो। लफड़ा सीधा 5 वाले में है। भैया ने कहा था 5 के बाद अगर कुछ और लिखा है, जैसे 16.351 लिखा है, तो मत सोचो भैया, सीधा बढ़ा दो। अब अगर कुछ लिखा ही नहीं है, जैसे कुछ लिखा ही नहीं है, मान लो 16.35 है या 16.350 है, कुछ लिखा ही नहीं है, तो क्या करो? पहले देखो ऑड है या फिर क्या है, इवन। अगर इवन है तो मत बढ़ाओ, और ऑड है तो 1 से बढ़ा दो, 16.4 हो गया। तो समझ आई बात कि नहीं आई? तो अब तुम कहोगे भैया सवाल नहीं करा रहे हो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना ही सवाल हो गया। अब अगर जैसे मैं ये वाला बता रहा हूँ तो एक सवाल है ना यार, सवाल है ये। अब जैसे मैंने बात की थी, थोड़ी सी थ्योरी हो चुकी है, एनसीईआरटी पॉइंट टू पाउंडर और नीट जेईई वाले क्वेश्चन को आखिरी में कर लेंगे। थोड़ा सा टॉप 20 क्वेश्चन को बात कर लेते हैं कि इसे कैसे करेंगे। अब जैसे ये सवाल आ गया, ये सवाल देखते ही तुम पहली बात तो डर जाते हो कि अब कैसे करें। तो अब तुम जैसे भी करते हो, अभी उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी नहीं है। तो मैंने क्या लिखा है पहले कि ऐसे क्वेश्चन आए यार तो देख के परेशान ना हो, पहली बात। दूसरा, सबकी डायमेंशन लिखो। भैया हम तो पहले भी लिखते थे, लिखनी है सबकी डायमेंशन, लेकिन थोड़ा सा अलग। फिर इंडिविजुअल डील करो और इस बात पे फोकस करो कि कौन जीरो है। क्या कहना चाहते हो भैया, बताओ। सबसे पहले तो ये सवाल 2 मिनट का है। कितने मिनट का? 2। ओके, 1.5 तक कर लेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे अपन को किसकी डायमेंशन चाहिए? अपन को चाहिए फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन ऑफ लेंथ की डायमेंशन चाहिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सी क्या है? सी की डायमेंशन LT इनवर्स। ओके, जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? M इनवर्स L3 T-2। निकाल लेना, इजली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो जो एप्सिलॉन नॉट क्या लिखा है ई स्क्वायर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है। ये थोड़ा सा हार्ड, इसको कन्वर्ट करो। तुमने सुना होगा एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो ये बेसिकली डायमेंशन है एफ आर स्क्वायर की। डायमेंशन किसकी है? ये एफ आर स्क्वायर की डायमेंशन है। एफ आर स्क्वायर डायमेंशन है। आ जा बेटा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसे छोटा कर देते हैं। ओके, एक सेकंड, हो जा भाई छोटा, क्यों गुस्सा हो रहा? ठीक है, ये तुम्हारी एफ आर स्क्वायर की डायमेंशन हो गई। एफ आर स्क्वायर की डायमेंशन मतलब यार फोर्स की होती है एम एल टी माइनस 2, तो यहाँ पे 2 एल और बढ़ गए तो एम एल 3 टी की पावर 2। अब एक चीज़ सोचो यार, अब एक चीज़ सोचो, क्या सोचूं भैया, क्या सोचूं? अब अगर ये तुमसे लेंथ की डायमेंशन मांग रहा है, लेंथ की डायमेंशन मांग रहा है, तो इसके पास क्या मास की कोई डायमेंशन होनी चाहिए? मास की कोई डायमेंशन होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो हम मास के साथ डील करते हैं और ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो यार, मास कब एलिमिनेट होगा? मास कब एलिमिनेट होगा? जब जी और एफ साथ में आए। एफ नहीं आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो उसको मान लो एक्स मान लेते हैं। जब जी और एक्स साथ में आएगा, दोनों की पावर भी सेम होगी, तभी मास एलिमिनेट होगा, मास गायब होगा। ठीक है यार, तो यहाँ पे जी और ये साथ में आ रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे क्या जी और ये साथ में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। ये वाला बाहर, ये वाला बाहर। अब यहाँ पे जी और ये साथ में आ रहा है, डायमेंशन भी सेम है, तो अब यहाँ पे ये ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। अब यहाँ पे जी और ई साथ में आ रहे हैं, पावर भी सेम है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। भैया क्या इससे फ़ायदा क्या पा गए? क्या फ़ायदा पा गए? 3 तो करना ही पड़ेगा ना। तो पहली बात, कभी कभी क्या होता है कि 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, सीधा एक आंसर आ जाता है, तो वहाँ पे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा ना। लेकिन ये याद कब रहेगा? जब हम प्रोसेस से चलेंगे तब। अब हम पहले वाले का डायमेंशन सोचते हैं, अब टाइम के रिस्पेक्ट में रखते हैं। अब हम कैसे रखते हैं? अब हम टाइम के रिस्पेक्ट में रखते हैं। हम इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड कर देते हैं, क्योंकि मुझे फिर सवाल पता नहीं चलेगा ना। एक सेकेंड, छोटा हो जा भाई, क्यों गुस्सा हो रहा तू? माना कि नीट का फॉर्म आ गया है, तुम काहे पैनिक हो रहे हो भाई? ओके, तो ठीक है, इसको हमने साइड कर दिया। पहले ऑप्शन के साथ आते हैं। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है सी स्क्वायर जी, ये तो इस पर हम डायमेंशन रखते हैं किसकी? टाइम की। टाइम की डायमेंशन रख देते हैं यार। तो पहला बाहर हो गया टी की पावर -2, क्योंकि एक पे होता था एल टी -1, तो 2 पे हो जाएगा टी पावर -2। ओके, आगे आगे जी के वाले में कितना डायमेंशन था? टी की पावर -2, टी की पावर -2। फोर्स वाले में भी क्या था? फोर्स वाले में भी था तुम्हारा क्या? टी की पावर -2, टी की पावर -2। तो अब यार अल्टीमेट जब सब टी का पावर सतवे में आ रहा है, तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है? तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ से ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना दोस्त, अभी पहली बार ये तरीका सीख रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। जब ऐसे ही तरीका ये लगा के सीखने लगोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे। तो तुम्हारा ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब चलो आते हैं भैया सी पे। सी पे भी टाइम रखते हैं, सी पे भी टाइम रखते हैं। सी पे मैंने क्या रखा? तो आ गया 1/t इनवर्स, 1/t इनवर्स। अब मल्टीप्लाइड में यार जी वाले में क्या लिखेंगे? टी की पावर -2, मल्टीप्लाइड में टी की पावर -2। तो ऊपर हो गया टी की पावर -4, नीचे होगा टी की पावर -1। तो यहाँ भी टी की पावर -3 बच जा रहा है। और अपन को चाहिए सिर्फ लेंथ की डायमेंशन, तो ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आ गया चौथा वाला आंसर। चौथा वाला आंसर इजीली हो गया ना। अभी तुम्हें लग रहा होगा भैया ये तो और हाथ पाँच करा दिए, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हेक्टिक था, ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। अगर जब तुम इसे करने जाते तो तब तुम्हें समझ में आता कि ये कितना बड़ा सवाल है, कितना बड़ा सवाल है। तो इसे हम ऐसे ऐसे सवालों को करने का अभी 1-2 बार ऐसे सवाल जो तुम और करोगे तो तुम्हें और बेटर समझ में आएगा। जैसे एक और सवाल ऐसा और होगा नीट का, मे बी अगर मैंने लिया होगा तो, नहीं लिया चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो इस वाले तरीके पे थोड़ा सा काम करना ईजिली हो जाएगा और ऐसे सवाल अच्छे से कर लोगे। अब क्या है सवाल है, p + a/b² = b θ v
वेयर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, थीटा टेम्परेचर है, A और B डायमेंशनल कांस्टेंट है। तो हमसे एक ही डायमेंशन पूछ रहा है, एक ही डायमेंशन पूछ रहा है। अरे एक बात सुनी होगी कि सेम डायमेंशन वाली चीज़ों को भी ही जोड़ा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं जो P की डायमेंशन है वही A बाई वी स्क्वायर की डायमेंशन है। तो P की डायमेंशन क्या होगा, P तो हो गया फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया डायमेंशन क्या होती है भैया, ML T-2 अपान में L स्क्वायर। तो हो गया ML⁻⁻1 टी स्क्वायर, मतलब T⁻⁻2 स्क्वायर तो मत चले जा, साथ में वी स्क्वायर। तो वी क्या है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम होता है L⁻3। तो यहाँ पे L⁻6 हो गया। सॉल्व किया इसलिए आ गया M इनवर्स L⁻5 T⁻⁻2। आराम से भैया तेरा सी वाला आंसर आ गया। अब यह सवाल देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन सवाल कैसा है, एकदम टिच्चू सा इजी सा सवाल। आगे आ रहा, अभी तुमने क्या बोला था, अभी मैंने बोला था ऐसा सवाल आ जाए तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। तो 19 का सवाल है, 13 में भी ऐसे सवाल आए, 14 में भी ऐसे सवाल आए, तो वो तुम अपने आप करना। तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, भैया ने बोला था कि सीधा मल्टीप्लाई कर दो यार, तो 2 × 1। अब ये देख लेना कि ए में 1 लिखा है कि बी में, तो वो मत गड़बड़ कर चल आना। प्लस बी की जगह पे हाफ और बी में परसेंटेज इधर है 2, प्लस सी की जगह पे 1/3, सी की पावर 1/3, और साथ में सी का परसेंटेज इधर है 3, प्लस डी की जगह पे 3 और इसकी पावर है 4। तो बस यार सॉल्व कर लिया, इजली आ गया 2 + 1 + 1 + 12। सॉल्व किया, अरे भैया आ गया 16 इजली सी आंसर आ गया। तो क्या इस सवाल को अगर तुम वो वाला भी कॉन्सेप्ट जो बताया वो सीख लिया तो क्या इसमें टाइम लगेगा, क्या 10 सेकंड का सवाल है। अब आगे आ जाओ, वैसे ही यार ये 2013 वाला सवाल है, चलो एक सवाल और कर देता हूँ। तो a की पावर 3, 1 × 3 प्लस 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 2 × 2 प्लस c 1 × 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1। सॉल्व कर दो यार, इसलिए जोड़ दोगे, ये हो गया 3 4 7 3 10 4 14, तो ये भी c हो जाएगा, 14 इस पर भी आ जाएगा। तो दैट्स इज सो। अब ऐसे सवाल आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये एक अलग टाइप का सवाल है, मतलब सवाल बहुत ईजी है, सवाल की बात मत करो कि सवाल बहुत कठिन हो गया। सवाल क्या कह रहा है, इफ़ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाई MALBTC। अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी, यहाँ पे तुम्हें रखते जाना है सीधा। 4 ऑप्शन है, चारों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी में अगर m1, वेलोसिटी में मास नहीं होता, ऑप्शन गलत। एक्सेलरेशन में मास नहीं होता, ऑप्शन गलत। फोर्स में मास होता है, ऑप्शन गलत। तो सीधा डी आंसर हो गया। तो डी को मिला लो, प्रेशर की अभी हमने डायमेंशन निकाली थी ML-1 T-2। इजी बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे नीट में, परेशान नहीं होना है। अब यार एक यूनिट कन्वर्जन को लेके बात आती है, यूनिट कन्वर्जन। तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो यूनिट कन्वर्जन को लेके, देखते हैं शायद क्वेश्चन रखा है, नहीं क्वेश्चन तो नहीं है, चलो। तो यूनिट कन्वर्जन, UN = कांस्टेंट, UN = कांस्टेंट। तो UN जो हो जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब यार जैसे कि किसी यूनिट को, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करोगे, इजली हो जाएगी। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ बन जाएगा, तो ग्राफ दे देना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हाइपरबोला बन जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हारे लिए, ध्यान से करना, कि जैसे हम 1 न्यूटन फोर्स को डाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डाइन में। तो डाइन किसकी है, CGS की है। अब तुम इसमें U1 N1 पता नहीं क्या क्या करते हो, तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले इसकी डायमेंशन मतलब यूनिट लिख दूंगा। तो 1 × 3 न्यूटन की जगह पर क्या रख दूंगा, इसकी डायमेंशन होती है ML T⁻⁻2। तो M मास इंटू लेंथ अपान में T²। तो इसको हम ये कर देते हैं, सीधा लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, kg × मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये SI यूनिट है न्यूटन, अपान में सेकेंड स्क्वायर। ओके। अब हमें कन्वर्ट करना है इसे CGS में। CGS में क्या है यार, यक्स डाइन इंटू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ग्राम, यहाँ पे होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सेंटीमीटर × सेंटीमीटर कर लो भैया, अपान में सेकेंड स्क्वायर। अब यार, अब जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, एक को कन्वर्ट कर लो। जैसे kg को क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम गुणे मीटर को 100 सेंटीमीटर अपान में सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे एक ही डाइन था, तो एक डाइन हो जाएगा मल्टीप्लाई में।
ओके, मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू सॉरी इक्वल टू एक्स ग्राम, ओके, इंटू सेंटीमीटर अपान में सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट गया यार, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर कट गया। सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 10⁵, मतलब एक न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन। तो यार ये इजली हो गया। अब अगर जैसे ये क्वेश्चन सॉल्विंग तो बहुत ज़्यादा इजी लग रही है, इसी तरीके से और ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हो तो मैं अभी तुम्हें एक प्लेलिस्ट दिखा दूंगा, मतलब उस पर मैंने बताया था, तो उसमें मैंने यूनिट डायमेंशन के ही क्वेश्चन कराए हैं, इसी तरीके से कराए हैं, तो उसे करके प्रैक्टिस अपनी मजबूत कर सकते हो, तो ये चैप्टर श्योर हो जाएगा। अब बात आ जाएगी 36 ईयर थ्योरेटिकल क्वेश्चन नीट वाले। अब तुम कहोगे अरे भैया 4 ही सवाल आए हैं क्या? यार इसमें बहुत आए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 4 लिखा है, क्योंकि जो सारे सवाल थे वो हमारे यहाँ से पूरे कवर हो गए। जो हमने यहाँ पे अभी ऊपर कराया था ये, जैसे ये जो रूल्स हैं, क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन, और सेम डायमेंशन की डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और साथ में ये वाला टिप्स एंड ट्रिक्स, तो सारे क्वेश्चन यहीं से आए हैं, तो इसीलिए मैंने इसको अलग से सेपरेट करके तुम्हारा लोड नहीं बढ़ाया है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होती है वाट मीटर पर केल्विन, तो इसे याद रखना। डायमेंशन ऑफ टाइम पूछा था, और भैया ये तो टी होता है ना, टी वाला ना पूछा था। L/R √LC सील वाला, और टाउ बराबर RC ये पूछा था, तो मैंने पहले करा रखा था, फिर मैंने देखा यही सारे क्वेश्चन, तो मैंने कराया ही नहीं, आगे लिखा ही नहीं। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के पास क्या होता है? यूनिट बट नो डायमेंशन, स्टेटमेंट के फॉर्म में आया था नीट 2022 में, और ऊपर हमने पहले स्टेटमेंट यही रखा था, इसीलिए अलग से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं दिया गया। एक सवाल है जो अलग है, द एरर इन मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर नोन एज पर्सनल एरर। नीट 2023 का क्वेश्चन है, तो ये स्टेटमेंट याद कर लेना है। ओके, अब एम्स के क्वेश्चन आए, इससे पहले एक स्टेटमेंट पढ़ना है। एक कोहेरेंट सिस्टम, अरे भैया कोहेरेंट सिस्टम क्या होता है? हमारे तो टीचर ने कभी पढ़ाया ही नहीं, तो सुन लो यार, हम पढ़ा रहे तुम्हारे टीचर नहीं पढ़ाया। तो कोहेरेंट सिस्टम वो होता है ए सिस्टम बेस्ड ऑन सर्टेन सेट ऑफ बेसिक यूनिट, जहाँ पे कुछ बेसिक यूनिट हो, जैसे कि SI में तुमने पढ़ा होगा कि क्या पढ़ा है SI सिस्टम में, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये जब सब हैं इनको हम कुछ ही चीज़ों में रख सकते हैं। इन सब की यूनिट जो है जूल है, लेकिन सीजियस की बात की जाए उनके पास डिफरेंट सिस्टम हो जाता है। तो मतलब ये तो कुछ यूनिट हैं जो सिस्टम जिससे सर्टेन यूनिट पर बेस्ड है, उन्हीं का हम मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, बिना किसी और न्यूमेरिकल फैक्टर को लाए अगर हम सबकी डायमेंशन बना लेते हैं, तो इसे ही कह देंगे कोहेरेंट सिस्टम। अब तुम कहोगे यार भैया क्या क्या बता दे, तो यार अभी थोड़ा सा कोहेरेंट सिस्टम ध्यान रख ले। अब एम्स के कुछ असर्शन रीजन है जो तुम्हें डर लगता है। अगेन एम्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसलिए नहीं रखा क्योंकि तुम कहते हो, मतलब जो अभी पहले बताया वहीं से फिर से क्वेश्चन है, जो अभी स्टेटमेंट आगे करा दिए थे। तो ठीक है, आगे क्या है? पहला असर्शन है SI यूनिट और लॉजिकल एंड कोहेरेंट। अभी तुम्हें कोहेरेंट का मतलब ना पता हो तो कैसे करती? तो भैया ठीक है, SI यूनिट कोहेरेंट है, यहाँ पे अभी दिख रहा होगा SI यूनिट कोहेरेंट है, बट सीरियस नहीं है। अगला SI यूनिट सिस्टम ऑफ अ यूनिट इज अ रेशनलाइज्ड सिस्टम, ये रेशियो पे काम करता है। तो ये अलग बात हो गई यार, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी हमने वहाँ पे देखा था। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो बोथ करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेन, तो बी चला जाएगा। अगला असर्शन रीजन, तो ठीक है, असर्शन है द डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस इज सेम एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब क्या कह रहा है? डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस R, कंडक्टेंस C बराबर टाइम। अच्छा, अरे भैया टाइम का तो है, तो अब बोथ हैव डायमेंशनलेस, तो भैया ये वाला गलत हो गया। अब नहीं, सॉरी, बोथ हैव डायमेंशंस ऑफ टाइम कांस्टेंट, दोनों के पास टाइम कांस्टेंट की डायमेंशन होती है। भैया अब तो सही हो गया, करेक्ट एक्सप्लेन। एकदम गलत बात बेटा, एकदम गलत बात। यहीं पे जाके तुम कोई भी स्टेटमेंट देखते हो तुम पगला जाते हो।
कोई भी स्टेटमेंट तुम देखते हो तुम पगला जाते हो, तुम्हारे साथ सीन क्या हो जाता है, तुम्हारे साथ सीन ये हो जाता है ना कि तुम्हें लगता है अब तो ये सही ही हो गया, अब तो ये सही हो गया। अब यार एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कंडक्टेंस लिखा है, ना कि कैपेसिटेंस लिखा है। तो यहाँ पे कंडक्टेंस लिखा है, तो कंडक्टेंस क्या होता है यार, कंडक्टेंस होता है 1/r। कंडक्टेंस इक्वल टू, अरे यार, कंडक्टेंस इक्वल टू r इंटू 1/r। तो ये हो गया डायमेंशन लेस। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी तो होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है डायमेंशन लेस। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। पहला स्टेटमेंट असर्शन जो है हमारा, असर्शन करेक्ट हो गया और रीजन गलत हो गया। तो यहाँ पे चला जाएगा सी, यहाँ पे चला जाएगा सी। एम्स 2009 का क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा वर्ड कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस यहाँ पे ताकि तुम गलती कर सकते हो। ओके, इस क्लास की यार यही खूबसूरती है कि हम थोड़ा सा पहले गलती करवाते हैं फिर इम्प्रूव करते हैं, जिससे ये चीज़ें तुम्हें याद रहे। और सारा का सारा अगले चैप्टर से सारी की सारी थ्योरेटिकल ले लेंगे, तो तुम जो चीज़ें ढूंढ रहे हो उसका कलेक्शन मिल जाएगा तुम्हें आगे। असर्शन, पावर ऑफ इंजन डिपेंड्स ऑन मास, एंगुलर स्पीड, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। देन फार्मूला ऑफ पावर इज नॉट डिराइव्ड विद द डायमेंशनल मेथड। तो यार अब ये सही है कि गलत, अब थोड़ा सा यहाँ पे जाके कन्फ्यूजन हो रहा है। तो फिर से पढ़ते हैं इसको, फिर से पढ़ते हैं। तो पावर एक सेकेंड से थोड़ा सा मिटा के पढ़ते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा। तो मिट गया, चलो। पावर ऑफ इंजन, जो इंजन का पावर होता है, डिपेंड करता है मास, एंगुलर स्पीड, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। इसीलिए पावर का फार्मूला डायमेंशनल फॉर्म में नहीं निकाला जा सकता। अब तुम क्या करोगे, अरे भैया ये तो गलत हो गया, हमने तो पावर की डायमेंशन देखी है। यार तुमने पावर की डायमेंशन देखी है, अलग तरीके से देखी है, वो किसी और फॉर्म में निकाला गया है। लेकिन एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है, जब भी कोई यूनिट तीन से ज़्यादा पे डिपेंड करती है, तीन से ज़्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो उसे हम डायमेंशनल फॉर्म में नहीं निकाल सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। अब असर्शन हो गया करेक्ट। रीजन देखते हैं, रीजन क्या कह रहा है। इन मैकेनिक्स, इफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 क्वांटिटीज, देन वी कैन नॉट डिराइव फार्मूला ऑफ द क्वांटिटी बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल मेथड। वेरी गुड यार, एकदम करेक्ट। असर्शन भी सही, रीजन भी सही, करेक्ट एक्सप्लेन। तो अब हम सीधा इसे दे देंगे ए। अब यार बताओ क्लास में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो अब ये जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बाहर है, ऐसा अपन की कोचिंग में कभी नहीं कराया जाता है, तो थोड़ा सा इसे एज इट इज़ रखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ दिया है, जैसे तुम्हारा है रोटेशन ऑफ अर्थ में कितना टाइम लगता है, रोटेशन ऑफ अर्थ में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे अच्छा लिखा नहीं है, एक्चुअली मैंने ये गलत उठा लिया है। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, मैंने यहाँ पे लेंथ वाला उठा लिया है और मेरे को टाइम वाला स्क्रीनशॉट लगाना था, टाइम वाला लगाना था। तो तुम एनसीईआरटी खोलना, कम से कम एनसीईआरटी से बहाने खोलो तो सही। तो टाइम वाला ओपन करो और टाइम वाले के साथ इस सवाल का जो करेक्ट जवाब है, ये देख के इस सवाल का करेक्ट जवाब जो है तुम कमेंट में करके मुझे बताओ। अब आ गया एनसीईआरटी पॉइंट्स टू पॉन्डर। 7-8 पॉइंट्स टू पॉन्डर है, 9, 10, 11, 12 पॉइंट है और फिर थोड़े से एग्जाम्पल है, तो इसे करके एंड करते हैं। तो क्या है, पहला पॉइंट टू पॉन्डर है, फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स एक क्वांटिटेटिव साइंस है जो कि फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट पर डिपेंड करती है। सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज हैव बीन चूजन एज फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। तो फंडामेंटल को बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। तो यहाँ पे थोड़ा सा जाके याद कर लेना। अब पहला अगर ये वाला असर्शन बन जाएगा तो फिर ये वाला रीजन बन जाएगा, तो सवाल ऐसे ही बन जा सकते हैं। ओके, अगला ईच, ये क्या हो गया भैया, हाइलाइटर आ जाओ। ईच बेस क्वांटिटी इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ सर्टेन बेसिक
कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसे सर्टेन बेसिक के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एरिबिलिटी कैन चूजन बट प्रॉपरली स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। अब जैसे कुछ भी हो, मीटर को किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, इन्हीं सब को हम उठाएंगे और द यूनिट ऑफ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। यार पता है तुम्हें, इजली है, तो आगे बढ़ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, आगे बढ़ते हैं। Other physical quantity derived from base quantity can be expressed as combination of the base quantity are called derived unit। तो जो भी यार फंडामेंटल से निकालते हैं उसे derived बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। A computative set of unit both fundamental and derived is called system of unit। तो यार यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। अब अभी क्या देखा, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब SI यूनिट बेस्ड ऑन 7 यूनिट इट एट रिप्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट सिस्टम इज वाइडली थ्रू आउट द वर्ल्ड। भैया एकदम सही है कि जो SI है इंटरनेशनल यूनिट है, पूरे वर्ल्ड में ये मानी जाती है। तो मानो भैया हमारे क्या जा रहा है, ठीक है ना। अगला अगला द SI यूनिट आर यूज्ड इन फिजिकल मेजरमेंट फॉर बोथ बेस क्वांटिटी एंड द डिराइव्ड क्वांटिटी ऑब्टेन फ्रॉम देम। ठीक है, ऑब्टेन करो यार। सर्टेन डिराइव्ड यूनिट्स आर एक्सप्रेस, अब जैसे जूल वगैरह तुम ऐसे एक्सप्रेस करते चले जाओगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, स्टेटमेंट इजी सा है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो क्या कह रहे हैं। द SI यूनिट हैव वेल डिफाइंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट सिंबल सच एज मीटर, केजी, किलोग्राम के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम इजी है। तो यहाँ पे जाके अपन लोग ये 3 स्टेटमेंट अभी यहाँ से हाईलाइटेड से हटा सकते हैं क्योंकि ये तुम्हें इजीली आता है यार, और पहले वाले से असर्शन रीजन बन सकता है, तो इसे अभी हम छोड़ देते हैं। 7वां स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान देना, क्योंकि ये तुम्हारी कोचिंग में नहीं पढ़ाया हो गया, आई गारंटीड। फिजिकल मेजरमेंट आर यूजली एक्सप्रेस्ड बाई स्मॉल आर लार्ज क्वांटिटी। साइंटिफिक नोटेशन वर्ड दिखा रहा है, साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, 10 की पावर में रिप्रेजेंट करना ही साइंटिफिक नोटेशन होता है। साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्स आर यूज्ड टू सिंपली मेजर नोटेशन द न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। तो अब यहाँ से सवाल कैसे बनेगा भैया, तुम कहना क्या चाहते हो। जो भी 10 की पावर हो, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दो। जो भी 10 की पावर हो, जो भी 10 की पावर हो, जैसे 3 गुणे 10 की पावर 8 लिखा है, इसका साइंटिफिक नोटेशन हो गया 8। तो स्पीड ऑफ लाइट का साइंटिफिक नोटेशन हो गया 8। अगर 6 गुणे 10 की पावर 8 लिखा है तो इसका साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा 9। तो ऐसे करके यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, तो ध्यान देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्टेन जर्नल, ये तो दिख ही नहीं रहा भाई, दिख जाओ ना। सर्टेन जर्नल रूल्स and guidelines to be followed using scientific notation for physical quantity and standard symbol in SI unit. Some other unit SI prefix expressed, ये सब कोई बात नहीं है। अभी जो मैंने बताया वही साइंटिफिक यूनिट तुम्हारा, वही साइंटिफिक नोटेशन हो गया। ठीक है ना। अब कुछ बना है तो भैया उसका रूल तो होगा ही होगा ना, इसमें क्या दिमाग लगाना है यार। अगला, इन कंप्यूटिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी द यूनिट फॉर डिराइव्ड क्वांटिटी involved in the relationship are treated throughout the where algebraic। यहाँ पे कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं, फर्जी है, सिर्फ अपन के यहाँ पे काम के 2 स्टेटमेंट है, एक पहला और दूसरा 7वां। अब आ जाते हैं 11वां और 12वां स्टेटमेंट। इन म्यूजर्ड एंड कंप्यूटर सिग्निफिकेंट फिगर की बात चल रही है, तो देख लो क्या लिखा है। सिग्निफिकेंट फिगर वनली शुड बी रिटेन्ड रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर। इसके पास जो भी रूल होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे कोई बड़ी बात तो है नहीं, बड़ी बात तो है नहीं। ओके, आगे क्या है, आगे क्या लिखा भैया। द डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डायमेंशन डिस्क्राइब द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ठीक है, अब यहाँ से क्या, टू बी चेक डायमेंशनल, अब यहाँ पे डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए हम यहाँ से आगे कर सकते हैं। तो इसे सही से पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से असर्शन रीजन बन सकता है। असर्शन कैसे बनेगा, लिखा है द डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी की डायमेंशन और उसका कॉम्बिनेशन करके
डिस्क्राइब करने से हमें फिजिकल क्वांटिटी का नेचर पता चल जाएगा। डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज टू चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। डायमेंशनल एनालिसिस से हम इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन सही है या गलत है। Reducing the analysis of physical quantities, a dimensionally constant equation need not to be actually physically correct equation। जो डायमेंशनली करेक्ट है जरूरी नहीं है कि फिजिकली करेक्ट है, बट अ डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मस्ट बी फिजिकली रॉन्ग। तो यहाँ पे मस्ट पे ध्यान देना, और यहाँ से भी असर्शन रीजन बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट, पहला, 7वां और 12th, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है जो अपना 12th वाला मतलब पॉइंट टू पॉइंटर। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी ये है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ये है, तो विच ऑफ द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी गिवन कैन बी। अब तुम इसे कैसे रूल, मतलब काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फार्मूला हो सकता है, कैसे निकाल सकते हो। तो भैया तुम इधर की डायमेंशन देखोगे, इधर की भी डायमेंशन देखोगे, तुम यहाँ पे फिजिकल पे मत जाओगे, तुम सिर्फ डायमेंशनल जाओगे, क्योंकि लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ, एक सेकेंड, लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट। तो इसे थोड़ा सा देख लेना, इजली कर लोगे यार। तो अब एम ए जो होती है फोर्स की डायमेंशन होती है, तो ये वाला कट जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, एम वी क्यूब ये भी नहीं होगा, तो बी और सी यहाँ पे, बी और डी यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, तो चीज़ों पे ध्यान दो। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन नीट में नहीं आएगा, ये तुम्हारा जेई मेंस के लेवल का सवाल है, क्योंकि यही एनसीईआरटी तो जेई वालों की भी लगती है ना, यही एनसीईआरटी तो जेई वालों की लगती है। हाँ, इट में भी कि हमारे साथ सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला पूछ लिया जाए, और अभी वही पढ़ना जरूरी है जो अपन के एग्जाम में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन तुम इजीली कर लोगे, जिससे नीट में सवाल आएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला ये होगा, फार्मूला याद है तो तुम सवाल इजीली कर लोगे। लेकिन अब हमारे साथ आए हो तो सवाल कर ही लेते हैं, आए ना आए सो अलग बात है। तो यहाँ पे लिखा है R1 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम, R2 इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम। सीरीज में क्या करते हैं यार, सीधा R1 प्लस R2 जोड़ दो और उसको भी जोड़ दो, तो 100 प्लस 200 हो गया 300, और उसको भी जोड़ा तो 3 4 7 ओम आ गया, प्लस माइनस 7 ओम। अब ये हो गया तुम्हारा सीरीज वाला, और यही तुम्हारे नीट का सवाल बनेगा, जेईई मेंस में आएगा वो वाला। तो अब तुम्हें यार अगर ये डायरेक्ट फार्मूला याद है, सीधा अप्लाई करो, सीधा आंसर आ जाएगा। तो हमने किया क्या है, देखो, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो गया भैया, सबसे पहले हम आर डैश हो गया आर नेट। तो अब आर नेट कैसे निकालते हैं, और 1/r इक्वल टू निकालते हो 1/r1 प्लस 1/r2 करके निकालते हो, सीधा आ जाता है r इक्वल टू r1 r2 अपान में r1 प्लस r2। हमने वही करके यहाँ से निकाल लिया 66.7 ओम आया। अब यहाँ पे सीधा ये फार्मूला है अपन का, ये फार्मूला याद कर लो। अब तुम यहाँ पे कॉन्सेप्ट मत जाओ कि भैया क्या नाम है डिफ्रेंसिएशन करके निकाल सकते हैं, तो क्या याद करें। अभी तुम एग्जाम में तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम हुआ, तुम डिफ्रेंसिएशन करने बैठ जाओगे। तो अब डेल्टा आर डैश निकालना है, ऑब्सोल्यूट एरर निकालनी है। ध्यान देना बच्चों को, ऑब्सोल्यूट एरर निकालना नहीं आता है, वो हमेशा रिलेटिव निकालने रहते हैं। तो जो ऑब्सोल्यूट एरर होता है उसमें इस वाले पार्ट का उधर जाके मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो सीधा जाके मल्टीप्लाई कर दिया, सारे के सारे वैल्यूज पता थे, फॉर्म पता थे, ऑप्शन पे रखा, कैलकुलेशन थोड़ी सी सॉल्व की, आंसर आ गया। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, कहोगे भैया इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसीलिए सवाल 2-3 मिनट का है, तो इसीलिए तो जेईई मेंस में आता है, नीट में नहीं आता है। नीट में सिर्फ सीरीज वाला आता है। ये सवाल डायरेक्ट नीट में आ चुका है या एम्स में आ चुका है, नीट में आ भी सकता है, हो सकता है इसी साल का सवाल हो। तो सवाल है द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम t इक्वल टू 2 पाई √L/g। तो अब यार कुछ भी नहीं करना है, तो ये सवाल कह दिए, जब कुछ नहीं करना है तो कुछ करना है, मतलब तो क्या हो गया, तुम्हारे पास L है 20.0। तो अब यहाँ पे इसका जो हम मिनिमम क्वांटिटी लीस्ट क्वांटिटी निकाल सकते हैं, तो वो हो गया पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं आखिरी जीरो जाके 1 लिख दो, पॉइंट के बाद आखिरी जीरो जाके 1 लिख दो। अब क्या हो गया यार, ठीक है, ऑसिलेशन है 100,
और टाइम पीरियड का है 90 सेकंड दिया है, तो यहाँ पे सीधा सीधा कुछ नहीं दिया है तो 1 हो गया। अब सीधा फार्मूला लगाओ, तुम्हें फार्मूला पता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट L/3। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर अपान में जी स्क्वायर। अब यहाँ से एरर निकालना तुम्हें इजीली आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा डेल्टा जी बाई जी डेल्टा। अब तुम इसका मतलब उधर जाके, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, अब इसे अपोजिट ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट ले जाओ क्या हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल अपान में प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। अब ये सवाल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इजीली लगाए। अब 1/20 कर दिया, यहाँ पे 1/20 कर दिया, यहाँ पे सॉल्व किया, आंसर आ गया। लेकिन तुम्हारा साथ प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि भैया यहाँ पे इतना ज़्यादा हौज पौज करके सवाल दे रहा है कि हमें इस चीज़ को लेकर दिक्कत हो जाती है। सवाल एकदम इजी है और एनसीईआरटी से सवाल आएगा, डायरेक्ट सवाल आएगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड सवाल है। तो ये एज इट इज एक्सपेक्ट कर सकते हो। समझ में आया सवाल या नहीं आया? ओके, तो ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही एक ये सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, वेरी 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 गुड वाला सवाल है ये। तो इसको कैसे करेंगे यार? अब यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। तो जो हमने सबसे पहले फार्मूला बताया था, सबसे पहले तुम सबका एवरेज निकालोगे, T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 अपान में एंड करोगे, तुम्हें एक कन्फर्मेटरी वैल्यू आ, तो तुम्हें ट्रू वैल्यू फाइंड हो जाती है। चलो ये वाला सवाल हम तुम्हें करके ही दिखा देते, नहीं तुम कहोगे भैया तुम सवाल वाला नहीं कर पाते हो। एक्चुअली अपन का टारगेट इस क्लास का ये है ना कि सवाल कैसे कैसे आते हैं, थ्योरेटिकल सवाल कौन से हैं उन्हें हम करना सीखेंगे। तो इसको इजली कैसे करेंगे अपन लोग, टी एवरेज जब हमने निकाला, टी एवरेज निकाला तो कितना आ गया 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपान में एन। रुको मैं इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यार इसे कैलकुलेट किया तो आ गया 13.16 के अप्रॉक्स आएगा। अब जितने भी उसे डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा भैया, कितना, तो अप्रॉक्स तुम्हारा 2.65 या 2.62 के करीब आ जाएगा। अब ये तुम्हें मेन वैल्यू मिल गई, मेन वैल्यू मिल गई। अब यार हमने वहाँ पे जब फार्मूला निकाला था तो अब हम इंडिविजुअल एरर निकालेंगे। इंडिविजुअल एरर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भैया, सबको मीन वैल्यू से घटाने निकल जाएंगे। तो डेल्टा डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T3 डेल्टा T4 डेल्टा T5 ऐसे करके हम सबको अलग करेंगे। अलग कैसे करेंगे भैया, तो अब क्या कर दिया 2.62 में से 2.63 घटा दिया, आ गया माइनस का 0.1। अगला 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 2.62 में से 2.56 घटा दिया, कितना आ गया भैया, कितना आ गया, कितना आ गया, आ गया तुम्हारा 0.6 आ गया। 0.6 ना आएगा, 0.6 नहीं आएगा, यहाँ पर 0.01 आएगा और यहाँ पर 0.06 आएगा। अगला T3 2.62 में से घटा दिया भैया 2.42 घटा दिया, कितना आ गया भैया, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2। अब 2 पॉइंट ऐसे ही आगे घटा दोगे, 2.62 में से 2.71 घटा दिया, कितना आ गया भैया 0.0, एक सेकेंड क्या लिख दिया भैया, हाँ ठीक है, तुम अब मतलब कैलकुलेशन समझते रहना। तो 0 पॉइंट यहाँ पे 9 आ गया, माइनस का, ठीक है, माइनस का। अब आगे अब 2.62 में से 2.80 घटा दिया तो आ गया माइनस का 0.18। अब तुम इसे सॉल्व करोगे, सबको मतलब T1 T2 सबको ऐसे करके कर लोगे, T3 कर लोगे, T4 कर लोगे, T5 कर लोगे, ओके कर लोगे तो ठीक है भैया ना, कर लेते हैं। तो इजी सा है, तुम ही कर दो। तो कर दिया यार, ये सब घट जाएगा और घटने के बाद क्या हो जाएगा, घटाना नहीं है भाई, एक सेकेंड पहले बोल दिया मैंने, खैर थोड़ा सा फिक्शनल बना बोलना था। इन सब का मॉड लोगे, सबकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को जोड़ोगे, वनली पॉजिटिव वैल्यू को बोलोगे, क्योंकि सबसे पहले बोला था तुम्हारी गलतियां कोई घटाएगा नहीं, हमेशा गलतियों को जोड़ा जाएगा। तो सबको ऐड कर लोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो तुम्हारा 0.54 के अप्रॉक्स आ जाएगा। 0.54 में अब क्या करोगे तुम, अब एवरेज ले लोगे यहाँ पे, तो
5 से डिवाइड कर दिया तो 0.1 और फिर से 1 ही ले लो अप्रॉक्स समथिंग में, तो इतना आ जाएगा। अब तुम्हें एब्सोल्यूट एरर लिखनी है और मतलब एब्सोल्यूट लिखनी है, रिलेटिव लिखनी है, परसेंटेज लिखनी है। तो एब्सोल्यूट के लिए क्या लिख दोगे 2.62 प्लस माइनस 0.11। अब रिलेटिव के लिए डिवाइड कर दो, परसेंटेज के लिए फिर हम से मल्टीप्लाई कर देना, तो इजली हो जाएगा। अब 2-3 एग्जाम्पल के क्वेश्चन उठा लिए हैं। अभी वो क्वेश्चन नहीं उठाए हैं यार जो कि अब आगे के ऊपर के बताने से हो गए हैं, क्योंकि टाइम भी तो नहीं है ना। इफ पी क्यू आर आर फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट डायमेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नेवर बी मीनिंगफुल। तो अब यार एक चीज़ ध्यान देना है, अगर ऐसे सवाल आते हैं तो तुम्हें सबसे पहले किस वर्ड पे फोकस करना है, डिफरेंट डायमेंशन लिखा है या फिर सेम लिखा है। अब डिफरेंट डायमेंशन लिखा है तो एक बात है, सेम डायमेंशन की चीज़ों को ही हमेशा ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, डिफरेंट डायमेंशन की या तो डिवीजन करोगे या तो मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दिया गलत, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके सब्सट्रैक्ट कर रहा है, मे बी उसके मल्टीप्लिकेशन उसकी डायमेंशन आ जाए तो सही है। डिवीजन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, सही है। यहाँ पे भी मे बी सही हो सकता है। यहाँ पे दोनों की डायमेंशन अलग है और दोनों को ऐड कर रहा है तो गलत हो गया। तो अब ये सवाल तुमसे डायरेक्ट नीचे पूछ सकता है, हो सकता है एक ही सही ऑप्शन रखेगा, तो तुम्हारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम मेजरिंग डिवाइस इज मोस्ट प्रिसाइज। तो इसका सीधा और रीजन भी पूछ रहा है तुमसे, तो यहाँ पे असर्शन रीजन वाला सवाल नीट में बन सकता है, देखने को मिल सकता है। तो इसका आंसर है एटॉमिक क्लॉक। एंड एटॉमिक क्लॉक इज मोस्ट प्रिसाइज टाइम मेजरिंग डिवाइस बिकॉज, असर्शन है वो था, रीजन है बिकॉज इसका जो ऑसिलेशन है, इसका प्रिसीजन है 1/10⁻13 सेकेंड। तो ये एज इट इज याद रखना है, असर्शन रीजन के फॉर्म में डायरेक्ट पूछ सकता है क्योंकि एग्जाम्पलर की बात है। अगला गिव एन एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल से एग्जाम्पल देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अब फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट तो हो बट नो डायमेंशन। यही वाला सवाल तो नीट 22 में दे दिए थे 2022 में, तो आगे वाला इस साल आ जाएगा। एक आंसर है एंगल या फिर सॉलिड एंगल। अगला, अब फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ नाइदर यूनिट ना फिर डायमेंशन, ना ही यूनिट है ना ही डायमेंशन। तो तुम यहाँ पे कोई भी डायमेंशनल कांस्टेंट उठा सकते हो, कोई भी नंबर उठा सकते हो, एंगल उठा सकते हो, लेकिन फिलहाल एग्जाम्पल के अनुसार आंसर है रिलेटिव डेंसिटी। मैंने इसीलिए एग्जाम्पल वाला ले आया, एग्जाम्पल वाला, क्योंकि तुम्हें हो सकता है यही वाला सीधा देखने को मिल जाए आंसर, सही आंसर में, तो इसलिए दिस इज मोर बेटर। एक कांस्टेंट विच हैज़ यूनिट, कोई ऐसा कांस्टेंट जिसके पास यूनिट हो, तो प्लैंक कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और भी जो कांस्टेंट है ऊपर हमने सारे के सारे लिख रखे हैं, तो वहाँ से जाके याद कर लेना। एक कांस्टेंट विच हैव नो यूनिट, तो रेनॉल्ड नंबर हो गया। ऐसे ही बहुत सारे कांस्टेंट हैं, तो अपना इजली जाके कर सकते हो। और यार देखो, अभी मुझे नहीं पता कि तुम्हें मज़ा आया या नहीं आया, लेकिन हम हर साल के नीट जेई सबके थ्योरेटिकल सवाल, एग्जाम्पलर के थ्योरेटिकल सवाल, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल, और जो तुम्हारे नीट के पीवाईक्यू हैं उन्हें करने के थोड़े से अच्छे तरीके देख सकते हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन जो प्रोबेबल हैं उन्हें कर लेंगे, तो हो सकता है हमारे नंबर लाने के चांसेस बढ़ जाएं। और अगर तुम 50 पे हो तो तुम 120 पे पहुंच जाओ, तुम 100 पे हो तो मे बी 130 पे पहुंच जाओ, 150 पे हो तो मे बी तुमसे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो 160 पहुंच जाओ। लेकिन ये 0 से 160 पे नहीं पहुंचाएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर अभी तुम पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो तुम 150 का सोचना ही नहीं है, तुम वो सोचो जो पॉसिबल है, और पॉसिबल अभी से पढ़ के सिर्फ 100 से 120 नंबर है। तो मेहनत करते रहो, बाकी जो दिक्कत हो उससे हमसे बात कर लो, व्हाट्सएप पे नंबर दे ही रखा है। तो बाकी जो दिक्कत हो अच्छे से मेहनत करते रहो, और ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी। रेगुलर बेसिस पे क्लासेस नहीं आएंगी, क्योंकि जैसे पीडीएफ तैयार होगा वैसे इसके नेक्स्ट डे क्लास हो जाएगी। 1 या 2 दिन का गैप रहेगा और तुम्हारा सिलेबस जल्दी पूरा हो जाएगा। इस सीरीज के भरोसे थोड़ी ना बैठना है, तुम्हें इससे अच्छी अच्छी चीज़ें करते जाना है, और जहाँ भी तुम्हें पॉसिबिलिटी लगती है, जो तुम्हें इजी लगता है उस पर मेहनत करते जाओ। बाकी जो दिक्कत हो मुझसे बात करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बायो तुम्हें अगर रिवाइज करनी है तो शाम को 9:30 बजे आ जाया करो, अच्छे से भौकाल लेवल पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम रिप्लाई दे देते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।